हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्लोनेट में। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कि किस प्रकार महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने विभिन्न प्रयोग करके यह मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला बिंदु है रदरफोर्ड मॉडल प्रयोग। महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड व उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर सन 1911 ईस्वी में परमाणु की आंतरिक स्थिति समझने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव अल्फा कणों को एक 100 नैनोमीटर पतली 24 कैरेट गोल्ड की सोने की पन्नी पर डाला था, जिससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अल्फा कणों के स्रोत का उपयोग किया था, एक लेड प्लेट का उपयोग किया था, एक पतली 100 नैनोमीटर पतली सोने की पन्नी का उपयोग किया व अल्फा उसके चारों ओर वृत्ताकार भाग में अल्फा कण संसूचक प्लेट का उपयोग किया था। उन्होंने किस प्रकार अपना प्रयोग किया था? उन्होंने अल्फा कणों के स्रोत को लेड प्लेट के माध्यम से एक सीध में सोने की पतली पन्नी पर डाला था, जिससे प्रयोग से प्राप्त उन्होंने कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए थे। उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा कण बिना किसी परिवर्तन के सीधे निकल गए थे, कि कुछ अल्फा कण लेड प्लेट से निकलने के बाद बिना किसी परिवर्तन के सोने की पतली पन्नी से टकराए बिना सीधे निकल गए थे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कण बिना टकराए सीधे जा रहे हैं, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप निकल गए थे। दूसरा बिंदु है कुछ अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर 180 डिग्री व 120 डिग्री से प्रक्षेपित हुए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ अल्फा कण स्रोत से निकलने के पश्चात लेड प्लेट से एक निश्चित बिंदु से सोने की पतली पन्नी पर गिरने के पश्चात 80 डिग्री 120 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित हुए हैं। तीसरा बिंदु, लगभग 2000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा भी था जो सोने की पन्नी से टकराकर 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था, बिना किसी परिवर्तन के अपने पथ पर वापस लौट आया था। मतलब कि लगभग 2000 अल्फा कणों में से स्रोत में से एक कण ऐसा भी था जो सोने की पतली पन्नी से टकराकर अपने पथ पर वापस लौट आया था। इस कण को रदरफोर्ड द्वारा पीछे लगे एक संसूचक पे प्राप्त किया था। उन्होंने पीछे भी एक अल्फा कण संसूचक लगाया था, जिससे कोई कण अगर टकराकर पीछे भी जाए वहाँ भी उसे प्राप्त किया जा सके। तो यह अल्फा कण ऐसा था जो सोने की पतली पन्नी से टकराकर 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गया था, अर्थात अपने पथ पर वापस ही लौट आया था, जिसे यहाँ अल्फा कण स्रोत के पीछे लगे अल्फा कण संसूचक पे प्राप्त किया गया था। ये इसके कुछ प्रेक्षण थे। रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष कुछ प्रेक्षण प्राप्त करने के बाद रदरफोर्ड ने अपने परीक्षणों से निष्कर्ष निकाले कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसके कारण अल्फा कण बिना किसी परिवर्तन के सीधे निकल गए थे। जैसा हमने वहाँ देखा था कि कुछ अल्फा कण बिना किसी परिवर्तन के सीधे गमन कर रहे थे, तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला इस बात से कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण बिना परिवर्तन के सीधे निकल गए थे। यहाँ दूसरा बिंदु है यह है कि परमाणु के अंदर संपूर्ण धनायन एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसके कारण अल्फा कण 80 डिग्री 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए थे। वहाँ हमने देखा था कि कुछ कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर 80 व 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनायन एक बहुत छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसके कारण अल्फा कण विक्षेपित हुए थे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं
उन्होंने जो तीसरा निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु के अंदर नाभिक से टकराकर एक अल्फा कण 180 डिग्री से विक्षेपित हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंतर्गत नाभिक सबसे प्रबल धनायन होता है, क्योंकि कुछ कण 80 व 120 डिग्री के कोण से अल्फा कणों को विक्षेपित कर रहे थे, परंतु एक नाभिक से टकराकर मतलब प्रबल नाभिक से टकराकर एक कण 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण धनायन की तुलना में एक छोटे से भाग में केंद्रित नाभिक एक सबसे प्रबल धनायन होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती थी, जिसके कारण अल्फा कण बिना किसी परिवर्तन के सीधा अपने पथ पर वापस लौट गया था, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर नाभिक की स्थिति बहुत ही छोटे क्षेत्र में होती है। उदाहरण के लिए परमाणु के अंदर नाभिक की स्थिति को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे एक बहुत बड़े फुटबॉल के मैदान को हम एक परमाणु मान लें व उसके बीचों बीच में बैठी मक्खी को उसका नाभिक माने, अर्थात परमाणु के अंदर नाभिक की स्थिति इतनी सूक्ष्म होती है, जैसे हम यहाँ पे बताया गया है कि फुटबॉल का एक मैदान एक परमाणु के रूप में है, वह उसके बीचों बीच में बैठी मक्खी उसका एक नाभिक है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक की क्या स्थिति होती है, जबकि नाभिक परमाणु के अंदर सबसे अधिक प्रबल धनायन होता है, जिस पे पूरे में संपूर्ण धनावेश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको हमारी तरफ से आपको धन्यवाद, और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।